अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, हसन बेग साहब और फैसल शकील साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन तो मुकम्मल हो चुके, नंबर गेम की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। कौन सदर होगा और किसका वज़ीर आज़म होगा, अभी इस पर कोई इत्तफा नहीं किया गया। मुलाकातें ऑल दो हो रही हैं। जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, मरियम भी उसमें शामिल थी, बिलावल साहब भी उसमें शामिल थे, शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे। एक स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आई जिसमें उन्होंने कहा कि जो अगला वज़ीर आज़म होगा वो शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन साथ ही मरियम औरंगज़ेब की स्टेटमेंट ने इस स्टेटमेंट को कन्फ्यूजन में डाल दिया, जब उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई हतमी फैसला जारी नहीं किया गया। दूसरी जानिब देखा जाए तो जो मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, हंग पार्लियामेंट जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट हम पहले ही कर चुके। पीडीएम जो कि हम देख चुके कि जिस तरह से पीडीएम ने मईशत के साथ बुरा हाल किया पाकिस्तान का, महंगाई जिस तरह से उरूज पर थी, अब पीडीएम 2 का अगर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है तो फिर देखना होगा कि चैलेंज होगा आईएमएफ का भी, और देखना होगा कि मईशत और बढ़ती बेरोजगारी और जो मुल्क के मसाइल हैं, स्टॉक एक्सचेंज, महंगाई, बहुत से मसले, उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। सबसे पहला सवाल नौशाद साहब मैं आप ही के सामने रखूंगी, आपको क्या लगता है मुल्क का अगला वजीर आज़म कौन होगा जो मुल्क के मसाइल को ठीक कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कहना काफ़ी कबल अज़ वक्त है कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो नंबर गेम है वो हम सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान जो हैं, इनमें से कोई भी अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। कोई दो जमातें या ग्रुप मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। जो अब तक का मामला है उसमें यह तय किया गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर चलेंगे, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जब ये नंबर्स इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही थी तो मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर शायद तैयार नहीं है कि वो उन आज़ाद अरकान को लेकर हुकूमत बनाए और उसके लिए बाद में मसाइल खड़े हों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहरहाल मौजूद रहेगी। अब सिचुएशन ये है कि 21 दिन का वक्त दिया जाता है इंतखाबात के बाद, और ये 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए हैं तो ये आप समझ लीजिए कि मार्च की पहली तारीख को या दूसरी तारीख को ये मामलात जो हैं ये तय किए जाने हैं। पहले सबसे पहले जैसे ही ये तमाम मेंबरान जो हैं ये हल्फ उठाएंगे, उससे अगले दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर तीसरे दिन वज़ारत उज़्मा का फैसला होगा या इंतखाब होगा। अब तक की जो मेरे पास इतलात हैं उसके मुताबिक कोशिश ये की जा रही है कि कोई 40 के करीब मुस्लिम लीग आज़ाद जो अरकान है वो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो कि नहीं हैं। उनमें से 5 तो आप जानते हैं कि वो आज शामिल भी हो गए हैं। एक जो है तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शामिल हो चुके हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा। ये पीटीआई वाले इशारा कर रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है आज़ाद उम्मीदवारों को। भाई ना, मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि किसी को, अब तक मेरे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है, क्योंकि एक आध इस तरह की कोशिश की थी शहबाज गिल साहब ने, तो वो जिन साहब को उन्होंने कहा कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, उन्होंने अपनी वीडियो जो है उसके जवाब में डाल दी कि जनाब आप बराए मेहरबानी ये गलत खबरें मत फैलाएं, मुझे किसी ने ना डराया है ना धमकाया है। और पहले भी आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से खान साहब जो हैं वो अब जेल के अंदर हैं। ये उन्होंने अल्फाज लिखे हैं। तो नून लीग कॉन्फिडेंट कैसे है कि ये आज़ाद अरकान जो हैं, आज़ाद नुमाइंदे, ये उनकी पार्टी का हिस्सा होंगे? नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है। मैंने कहा कि 40, मेरी इतलात के मुताबिक अब तक 40 टोटल तकरीबन 40 का नंबर है जो आज़ाद अरकान उनसे रब्ता कर चुके हैं। उनमें पीटीआई के हिमायत याफ्ता भी शामिल है और वो शामिल भी हैं जो कि अदरवाइज आज़ाद हैं। ये उन्होंने रब्ता किया, यानी वो राब्ते में हैं। अब वो कब शामिल होंगे, किस तरह शामिल होंगे, उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं जिसको सामने रखना ज़रूरी है। वो बड़े एहतियात के साथ शामिल होना चाहते हैं जो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं। कुछ अरसे तक ये आपके सामने ये बातें सही तरीके से नहीं आएंगी क्लैरिटी के साथ, बावजूद इसके के मामला तय हो चुके होंगे फिर भी नहीं आएंगी, ताकि जो भी कोई सियासतदान जो है ना अपने कार्ड्स को छुपा के रखने की कोशिश करता है, कोई भी चीज़ें अपने कार्ड्स कभी सामने टेबल पे नहीं रखता। मेरा ये ख्याल है कि अगले आइंदा 2 हफ्ते ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। आप लोगों को कभी इधर की
की खबर आएगी, कभी उधर की खबर आएगी, असल खबर नहीं पहुंचने दी जाएगी आप तक। असल खबर उस वक्त ही आएगी जब वो बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। नोटिफिकेशन चलिए, जब मैं तक हसन बेग इलेक्शन साहब से कमीशन सवाल इशू ना कर कर लेती दे, हूँ कि असल नोटिफिकेशन खबर के इशू होने के शायद बाद कहीं असल ना चीज कहीं तक आएगी। वो दे सकें। हसन बेग साहब, आखिर ये जो नताइज हैं इंतखाबात के, ताखीर का शिकार क्यों हुए? क्या उसके पीछे रीजंस क्या हैं? मेरा ख्याल है इसमें सना कोई शक नहीं है कि ये नतायज जब आ रहे थे तो उसके दरमियान में हमेशा की तरह कोई ना कोई चीज़ें हो रही होती हैं मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में, और वही चीज़ें इस बार भी हुई और आप सब लोग जानते हैं और सारी कौम जानती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज भी है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें अच्छा क्या हुआ से आप अगर मेरे से कोई ऐसी चीजें उगलवाना चाहती है तो वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि बाहर कुछ ना कुछ हुआ जरूर है जिसका फैसल साहब पे या फिर वकास पे। देखे नहीं सना, बात ये है कि वो जिसका सारे फसाने में जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। बात ये है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो हो रही होती हैं, आप और हम सारे किसी ना किसी लेवल पे महसूस कर रहे होते हैं या शायद मुकम्मल तौर पे हमें खबर ना हो, लेकिन हकीकत बात ये है कि कुछ ना कुछ हो रहा था और ये सारे चैनल्स ने, सारे ऑलमोस्ट जो हमारे तबसरा निगार है सभी ने ये कहा है। बाकी बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसे क्या हो रहा था, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस ही वो वाहिद इब्तदा है जिसके बाद आप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किसी ना किसी लेवल पे कोई स्टेबिलिटी आने का चांस है। देखें पॉलिटिकल लीडर्स को मेरा ख्याल है कि सारे तजर्बे हो चुके हैं और इनको चाहिए कि ये इकट्ठे बैठें और वो खान साहब को भी लूप में लें। मैं समझता हूं कि आज़ाद अरकान जो पीटीआई को ज़ाहिर है ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, इनको चाहिए कि सबके साथ रब्ता करें और उसके बाद कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप करें। जो आने वाले दिनों में मुझे जो सिनेरियो लग रहा है वो ये है कि बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं कोई अगर प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो फिर इन इलेक्शंस का शायद उस तरीके से जो फायदा हम सोच रहे हैं वो फायदा ना हो। अच्छा, इस फायदे को मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं रियलाइज। मुझे ऐड करने दीजिए एक पॉइंट इसमें। आप ये कह रहे हैं कि सबको इकट्ठे होकर बैठना जरूरी है। अगर सब इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे तो मुल्क की मईशत ठीक कैसे होगी? ऑपोजिशन में तो किसी ना किसी को बैठना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो तनकीद करना पड़ेगा। सब मिलकर बैठेंगे तो फिर फैसले ताकीद का शिकार रहेंगे। मुल्क की मईशत को आप ठीक नहीं कर सकते। सबको नहीं, सब बैठेंगे तो मिसाक मईशत होगा ना। मिसाक मईशत कब होगा? लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए आपको। हम भी जानते हैं ये सियासतदान मिसाके मईशत के लिए नहीं, यहाँ पे जब फैसले होते हैं, यहाँ पर जब आपस में एक दूसरे के साथ सेटिंग होती है तो वो अपने मफादात के हवाले से होती है। अवाम के मफादात को तो बाद में सोचा जाता है ना। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें डोंट वरी सना, बात यह है कि वो जो अपने मफादात है वो पूरे हो चुके हैं। इनके केसेस के मसले मसाइल थे वो खत्म हो गए। अब केसेस तो एक बंदे के खिलाफ है। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इनको अब इकोनॉमी का सोचना है, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है वो सारी इसी कौम के साथ है। ये यहाँ के लीडर्स हैं, ये यहाँ के बड़े छोटे हैं। मैं समझता हूँ कि इनका ये कंसेंसस हो सकता है। आप लोगों को याद होगा जब खान साहब आए थे तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे पार्लियामान में, बार बार कह रहे थे कि आए हम इकट्ठे बैठते हैं और मिसाक मईशत करते हैं। और जरदारी साहब ने भी उस वक्त कहा था, आपको याद होगा। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये कंसेंसस है और हो सकता है नवाज शरीफ साहब की तकरीर से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ के सबसे बड़ा मसला मईशत है और मईशत के लिए सबको बैठना जरूरी है। ठीक हसन बेग साहब, पॉइंट आपका सामने आ चुका, लेकिन क्लैरिटी मजीद अभी मुझे चाहिए। वकास, मैं मेरे ख्याल से सवाल आपसे मजीद क्लियर कर लेती हूँ। मुस्कुरा तो आप ज़रूर रहे हैं लेकिन ज़रा खुलकर जवाब दीजिएगा। अभी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, अक़लियत वाले हुकूमत बनाने की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, गठजोड़ की बातें भी हो रही हैं, वज़ीर आज़म किसका होगा, सदर किसका होगा, इस पर बातें चल रही हैं। और अक़लियतों वाले फ़िलहाल जिसके पास अक़लियत की सीटें हैं वो अभी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, वो फ़िलहाल चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो कुछ हुआ वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से तो कुछ मिसिंग है जिसे पूरा करना अभी किसी ना किसी हल्के की तो मजबूरी बन सकता है? देखिए, जो हसन बेग साहब से आप चीज़ पूछ रहे थे, मैं ज़रूर ये एक बात आपके गोशगुजार करूँगा। वो जो नज़्म है कि कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी पूछा गया
हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम कुछ ना कहे, हमें मंजूर था पर्दा तेरा, कुछ चीजें मैंने अपने पास ऐड कर ली। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नाजुक मौजू है जो कि पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, बट बदकिस्मती से हम इस पे ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। आप भी जानती है, हम भी जानती है क्या वजूहात थी और क्या इसके पीछे रीजनिंग थी। 2018 में भी यही चीजें थी, 13 में भी यही चीजें थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये चीजें इसी सिस्टम का हिस्सा है और शायद कब तक हिस्सा रहेंगी इस चीज के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि हम चारों में से कोई भी पेशन गोई कर सकेगा। अच्छा, जहाँ जो अकलियतों की बात है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात है, इन चीज़ों को चैलेंज करने की बात है। देखिए 2-4 चीज़ें मैं ज़रूर इस चीज़ के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मरियम औरंगजेब साहबा ने भी कहा और दीगर भी इनकी तरफ से रहनुमा, उन्होंने कहा कि जी अदालतों के दरवाजे खुले हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के दरवाजे खुले हैं, आरओ के पास आप अपनी पटिशन फाइल कर सकते हैं। दिस इज़ अ लीगल वे फॉर एवरी कैंडिडेट जो समझता है कि वो इस सिस्टम से अग्रीव्ड है। और बहुत सारी चीजें जो है वो टर्न डाउन हो सकती हैं, नेलीफाई हो सकती हैं, स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं, माजी में भी हुई, अभी भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिनको लगता है कि इनके हक में डाका मारा गया और उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उलट लिए, लेकिन लेटर ऑन सिस्टम को रोक के, उनके नतीजे को रोक के उनके खिलाफ फैसला दिया गया, वो अदालतों से रुजू करें, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें। फॉर्म 45, 47, 48, 49 ये रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस है जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 145, 144 इसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस को अटैच करता है। अगर आपके पास ये तमाम चीजें बतौर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या टेंजिबल एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए हैं तो आप अपना केस साबित कर सकते हैं और ये चीजें रिवर्स हो सकती हैं। जहां तक अब हुकूमत साजी की बात है, देखिए जो हमें जो जिस नहज पे हमारा मुल्क खड़ा है, हमारा सियासी निज़ाम खड़ा है, हमारी मौशियत खड़ी है, चीज़ें तो आगे फ़हम तफ़हीम से ही बढ़ने की ज़रूरत है और इसी तरह चीज़ें बढ़ सकती हैं। चाहे 2 साल बढ़े, 3 साल बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं देख रहा कि 5 साल के लिए सिस्टम चल सकता है। इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़ी होने वाली हुकूमत के अंदर वो तवानाई, वो ताकत, वो पावर, वो अथॉरिटी नहीं होती और जब भी कन्फ्लिक्ट्स का शिकार होती है, कंट्राडिक्शन का शिकार होती है, ये हुकूमत के नीचे से बैसाखियाँ छीन ली जाती हैं, खींच ली जाती है और ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाता है इनका मैंडेट। तो अभी जो हुकूमत है, दोनों पार्टीज के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। सना आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि हम हमेशा देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अगर बैठे तो वसी तर मुल्की मफाद के लिए नहीं बैठती, बल्कि अपने ज़ाती मफादात की को हवा देने के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बैठते हैं, अपने एजेंडों के लिए, अपने नारो दावों की तकमील और तश्कील के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि लंबे अरसे ये हुकूमत होगी। आल्दो के इलेक्शन का प्रोसेस हो चुका है और ये पुरअमन रहा, इसके ऊपर बिल्कुल ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इनके किरदार को सराहने की ज़रूरत है। और लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें हम एंटीसिपेट कर रहे थे वो नहीं हुई और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी जो चीज़ें एंटीसिपेट कर रही थी, जो कि निशात साहब, हसन बेग साहब और फ़हीम साहब, हम बड़े लंबे अरसे के लिए, जो फैसल साहब आपके इसी सेगमेंट का हिस्सा रहे, इसी प्रोग्राम को, और हम यही एंटीसिपेट कर रहे थे कि नून लीग को भारी अक्सरियत मिलेगी। लेकिन जिस तरह ये बड़े बड़े जो बुर्ज उल्टे हैं और आज फिर लोगों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जहांगीर तरीन छोड़ गए, फिर उसके बाद हटक छोड़ गए, और मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को इस चीज हकीकत का इदराक हुआ कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी की तरफ आएंगे तो शायद सोशल मीडिया ने अवाम के अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर दी हमारी यूथ में। नहीं, आप ऐसे ना कहें, फिर एतराज उठाएंगे नौशाद साहब फिर जो है इस पर एतराज उठाएंगे कि सोशल मीडिया बेसिकली ये प्रोपेगेंडा करता है और बिल्कुल हकाइक के मुनाफी होता है। मैं ज़रूर आऊँगी नौशाद साहब की तरफ भी, सवाल का जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन फैसल साहब के सामने सवाल। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन तो अपनी कारकर्दगी दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रह चुका, दूसरी जानिब अभी नताइज के बाद की सूरत हाल देख लें तो प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, सदर किस पार्टी से होगा, इस बंदर बांट में और IMF का रोल प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिएगा कि मुल्क की मईशत की बुरी तरीन सूरत हाल है और आपस में अभी ये सियासी जमातें ये सर जोड़ कर बैठी हैं कि किसके पास ज़्यादा वजारतें होंगी और किसके पास सबसे बड़ी इक़्तिदार की कुर्सी होगी। तो आवाम का कब सोचेंगे, इस तरह तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में बताया तो ये तारीख़ी किरदार है इलेक्शन कमीशन का और निगरां हुकूमत का कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के पहले कभी इलेक्शन नहीं हुए। 2018 में जो इलेक्शन हुए थे ये उसका नया वर्जन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 2024 में जो हुए हैं वो तारीख़ी इंतखाबात हुए हैं। जहाँ तक सिंध की बात करूँ तो सिंध में तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए माजी के, और 2018 में भी इसकी एक झलक आई थी। लेकिन ये जो पूरी फिल्म चली है, पहले तो 2018 में हमने
टेलर देखा था। हाफिज तो नईमुर रहमान अब इसका सूरत मतलब हाल सही ये इशारा है कर रहे हैं। कि ये तमाम जो हुक्मरान हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार के खातिर, अब वो देखें, अब ये एक नया फार्मूला आ गया कि आधा तीतर आधा बटेर, आधी तुम्हारी हुकूमत आधी हमारी हुकूमत, दोनों मजे कर लेते हैं। तो ये इख्तिदार चाहिए सिर्फ और सिर्फ इन्हें जो है वो मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हें गरीब आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है कि क्या होगा, इन्हें आवाम की राय का कोई वो नहीं है कि किस तरह से आवाम निकली, उन्होंने वोट दिए, जिसको भी वोट दिए उसूलन तो ये होना चाहिए था कि इंतखाबात में जो भी जिस पार्टी का भी जिसके भी वोट मिले उसको जो है शफाफ जो है वो उसके नतीजे होने चाहिए। आप देखिए जो फॉर्म 45 में है उसमें कैलकुलेशन कुछ और है, फॉर्म 47 जो आ रहा है उसमें कैलकुलेशन कोई और है, मतलब 20-20, 30-30 हज़ार वोटों का डिफरेंस है, कैलकुलेशन नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन के 7,000 मुलाजमीन है, वो क्या कर रहे थे, रात में ये वही ड्रामा हुआ जो 2018 में हुआ था, जिस तरह से रात 8 बजे के बाद जो है वो नताइज रोक लिए गए थे, इसी तरह ये तमाम नताइज जो है रोक लिए। आज मैं सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब की 2018 की एक क्लिप देख रहा था, वो किसी ने शेयर की थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब अगर इलेक्शन के नताइज रुक जाएं तो समझ लें कुछ ना कुछ हो रहा है, धांधली हो रही है। तो अब 2024 में क्या वो चेंज हो गया बात, अब वो नहीं है। तो ये सूरत हाल है, मुल्क की मईशत के बारे में कोई नहीं सोच रहा, इस तरह ही एहतजाज किया जा रहा है। कल भी जो है वो एहतजाज हुआ, आज जो है वो कोर्टों में तकरीबन 40 उम्मीदवार हैं, जिसमें MQM के तमाम क़यादत जिसमें जीती है, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोरा, ख्वाजा इज़हारुल हसन, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, इनके ख़िलाफ़ जो है वो जो उम्मीदवार थे उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया है। इन समय 40, इसमें पीपल्स पार्टी के भी मिर्ज़ा इख्तियार बेग और जो कादिर पटेल हैं उनको भी शामिल किया गया है कि ये तमाम लोग जो है वो फॉर्म 45 कुछ और रिजल्ट बता रहा है और फॉर्म 47 कुछ और बता रहा है। तो हाई कोर्ट में भी आज ये डिस्कस हुआ है और चीफ जस्टिस मोहतरम उन्होंने भी ये कहा है कि आप जो है वो एहतजाज करने भी नहीं दे रहे हैं, और एहतजाज कर रहे हैं तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लाठियाँ चल रही हैं। उसके अलावा अगर वो हमारे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे। पहले उन्होंने ये कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें और फिर जो है वो एक समाअत के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तो सूरत हाल ये है कि जो हमें आगे दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा। इसमें जो है तमाम सियासी जमातों का अपना अपना किरदार है कि वो जो है वो इसका कोई रास्ता निकालें ताकि जो है मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाए और एक आम आदमी उसको सुकून मिल सके। आज स्टॉक एक्सचेंज देख सकते हैं आप कि क्या सूरत हाल है, जब से इलेक्शन हुआ है नीचे की तरफ जा रही है स्टॉक एक्सचेंज। जो कारोबारी हजरात हैं, बेशक अवाम की राय मुल्क चलाने वाले हैं, हम आंगी होगी तो हालात ठीक हो सकेंगे, मईशत को ठीक कर सकेंगे और हालात जो हैं वो हम बेहतर कर सकेंगे। नौशाद साहब, आपको क्या लगता है, वसीम कादिर साहब की अगर बात कर लें, कुछ दिन पहले का ही उनका हम क्लिप सोशल मीडिया पर भी चलता हुआ देख रहे हैं, जब उन्होंने हल्फ लिया था कि वो किसी सूरत जो है वो नहीं इस सीट को या अपने आप को नहीं बेचेंगे, किसी और के हवाले नहीं होने देंगे सीट, उन्होंने तो हल्फ उठाया था। लेकिन अब हम सूरत हाल देख रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा के साथ उनकी एक तस्वीर है और उसके बाद एहतजाज सोशल मीडिया पर ही, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, वो अब ठीक कह रही हैं। पहली बात तो ये है कि मैं किसी तौर भी, हम हमेशा टर्न कोर्ट्स के ऊपर बात करते रहे हैं और हमने टर्न कोर्ट्स का हाल इस इलेक्शन में भी देख लिया, हमने बाय इलेक्शंस में भी देखा था। लोगों में टर्न कोर्ट्स को पजीराई नहीं मिली। लेकिन जिस सोशल मीडिया को आपने रेफर किया, उसी सोशल मीडिया पे मैंने ये एक मीम पढ़ी थी कि जनाब 4-4 करोड़ की अगर टिकट ली है तो फिर अब बेचने में क्या हर्ज है। तो मुनासिब बात यह है कि कोई भी शख्स जो है वो जिस पार्टी या जिस जमात के प्लेटफॉर्म पे जीतता है उसको वहीं स्टिक रहना चाहिए। लेकिन अब मसला क्या है? अब मसला इस वक्त दरपेश ये है कि देखिए, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। ये तो बड़ी उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कह दी है। पीटीआई का पैगाम उन्होंने बेसिकली डिलीवर किया। अब मामला ये है कि जो सारा बोझ है अब वो नून लीग या वही जो पीडीएम जमातें, जो पीपल्स पार्टी और पीडीएम जमातें थी, उन्हीं के सर पर है। उन्होंने हुकूमत बनानी है, नजर भी उन्हीं के उसमें आ रहा है। देखिए, प्रॉब्लम ये जो मईशत की बात की जा रही है, आप आज स्टॉक मार्केट गिर गई। आपको पता है स्टॉक मार्केट क्यों गिरी है? स्टॉक मार्केट इसलिए गिरी है कि इस मुल्क के अंदर जिस सोशल मीडिया की बात आप मुझे करते हैं ना, उसी के अंदर ये सारी की सारी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने ये इस सोशल मीडिया पे ढाका फॉल की बातें शुरू कर दी, जिन्होंने यहाँ पर ना, आपको पता है इंडिया के अंदर इंडियन चैनल जो हैं वो ढाका फॉल की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना शुरू हो गए हैं कि ऐसा एक दफा पहले भी हुआ था और ये भी हो रहा था। मामला ये है, हमारी जो तरसलाते ज़ारा है उनमें 3% कमी आ गई है। हमें IMF के मामलात को देखना है, हमें अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो देनी है, जो हम लोन जो है वो एक जिसे कह लें कि
हम जैसे हमसे कुछ 4 गुना बड़ा मुल्क भी होता तो शायद उसके ऊपर इतना लोन नहीं होना चाहिए था जितना इस वक्त जितना हमारी हमारे मईशत पे ऊपर, बेशक। है। हमारे मईशत के वॉल्यूम को बढ़ाने की जरूरत है। अब इन हालात के अंदर जिन हालात की हम बात कर रहे हैं वहां पर सिर्फ एहतजाज कर लेने से या सोशल मीडिया पर बैठ कर प्रोपेगेंडा करने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको सिर्फ, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की बात इसलिए करता हूं कि इससे नुकसान ये होता है। ये देखें बड़ा आसान काम है, मैं यहाँ बैठ के लोगों के जज्बात उभार दूं, मैं ऐसी बातें करूं जो लोग सुनना चाहते हैं, मैं उनको भड़का के लोगों में आग लगा के मैं अब बातें इस तरह की कर लूं, उसका फायदा कोई नहीं निकलेगा, वो नतीजा कोई नहीं है, सिफर है। जो मामलात जिम्मेदारी वाले ये जो हुकूमतों के मामलात हैं, ये जो भी हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो एक सीरियस बिजनेस है। अवाम की राय देना, अवाम का अपना हुकूमत बनाना, अवाम का अपने अवामी नुमाइंदों को चुनना, वो तो अवाम का हक है। तो आप अवाम का हक फिर अवाम ने चुन लिया ना, अवाम ने चुनकर दे दिया, फिर मान लीजिए। नहीं मान लिया ना। आप मुझे बता दें, आपने अकलियत का लफ्ज इस्तेमाल किया, आप मुझे बताएं अक्सरियत में कौन है इस वक्त? अक्सरियत में तो वो जो दावे कर रहे हैं, तारड़ साहब ने थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अकलियत में कौन है? चले अकलियत में मुझे बताएं कौन है इस वक्त? और आने वाले टाइम में तो नेवर नो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कर दी जाए नून लीग की जानिब से कि हमें तो सादा अक्सरियत मिल गई। अभी पहले मुझे ये बताएं, आपने कहा अकलियत नहीं, पहले मुझे बता दें कि अकलियत कौन है आपकी नजर में और अक्सरियत कौन है इस वक्त। पहले ये तय कर लें ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैं किस पे बात करूं। देखें, अकलियत कौन है इस वक्त? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी अक्सरियत में है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पूरे इंतखाब में कहीं नहीं है। सुन लीजिए, जो 2 तिहाई अक्सरियत से जीत कर केपीके के उम्मीदवार आए हैं, आप मेरी बात सुन लें। केपीके में 2 तिहाई अक्सरियत से जीती है, जो आजाद अरकान है वो जीत कर आए हैं। वहां धांधली नहीं हुई, यही है तारड़ साहब ने नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लें। अगर बात करने देंगी तो मैं बात कर पाऊंगा ना। वहां पे 2 तिहाई अक्सरियत से जीत कर आए हैं, लेकिन वो भी ये दावा नहीं कर सकते उस असेंबली के अंदर कि वो पीटीआई हैं। बतौर सियासी जमात पीटीआई मौजूद नहीं है। अच्छा, अब अगला चैलेंज जब बतौर सियासी जमात मौजूद नहीं है किसी भी असेंबली के अंदर, अब मामला है इन आजाद अरकान का। अब ये जो आजाद अरकान है, मसला ये है कि अखलाकी तौर पर मैं और आप बात ठीक करेंगे, हम ये कहेंगे कि इन लोगों को टर्न कोट नहीं बनना चाहिए, इनको किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं जाना। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो सियासी जमातें उन्हें इनको लेना नहीं चाहिए, ठीक है ना, उन पे भी ये अखलाकी पाबंदी आयद होनी चाहिए, उनको भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो खुद चूंकि आजाद हैं, उन पे कोई कदगन नहीं है पार्टी की। अगर वो खुद जाना चाहेंगे, आप क्या कर लेंगे यहां बैठ के? कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि 40 लोगों ने राब्ता किया हुआ है। इखलाकियात बड़ी दूर रह जाती हैं जब मानसेरा का आप हल्का खोल लें, N130 इखलाकियात तो हम देखते रहे। मैंने तो मेरे तो ट्विटर पे पड़ी है इखलाकियात। ये जिन साहब ये जो साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, वसीम कादर साहब, इनकी इखलाकियात 2020 का 2021 का मैंने वो दिखाया है। उसके अंदर वो तस्वीर मौजूद है जब इनको इमरान खान साहब जो हैं या तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा रहा था, तो उस वक्त ये विकेट गिर गई थी। तो इखलाकियात जो है ना वो ऐसी ही है हमारे यहाँ पे, हर तरफ से ऐसी हैं। मुझे किसी एक जमात की बात नहीं है। मैं अभी ना इखलाकियात की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं कि तकनीकी एतबार से इस वक्त पोजीशन ये है। सामने सवाल रखने दीजिए हसन बेग साहब, अब की सिचुएशन क्या है? अब कंफ्यूजन कहाँ है? अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब मिल गए, आपस में बैठ गए, बात भी हो गई। कहाँ पर अभी फैसला अटका हुआ है कि ये चीज़ हमें चाहिए और आप नहीं दे रहे? व्हाट्स द सिचुएशन? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें देखें सना, बात ये है कि ये बारगेनिंग पोजीशन जो जरदारी साहब की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो बहुत बेहतर हो गई है। क्योंकि रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें जैसे आप भी फरमा रही हैं कि बुनियादी तौर पे आज़ाद अरकान जो है ना, आज़ाद तो उनको किया गया है, वो आज़ाद तो नहीं थे बुनियादी तौर पे, वो किसी पार्टी के मेंबर थे, वो पार्टी के उस पर लड़ना चाहते थे। उनके साथ तो एक, अगर फैक्चुअली देखा जाए, मैं ये समझता हूँ कि एक ज़्यादती हुई है। ज़्यादती ये हुई है, कानून का सहारा लेकर आइन को वायलेट मेरा ख्याल है किया गया है। क्योंकि एक पार्टी अगर मौजूद है, अगर वो डिसॉल्व नहीं हुई तो फिर उसको कोई ना कोई सिंबल तो मिलेगा, जैसे एएनपी को मिला, या वैसे अदरवाइज मतलब इलेक्शन नहीं हुए, उनकी कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वो उस कानून को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर सके। या तो पार्टी ना हो, जब पार्टी है तो फिर आज़ाद अरकान कैसे? लेकिन चले आज़ाद अरकान आ गए, हम सब ने मान लिया ये आज़ाद अरकान है और ये देखें डिसाइड देमसेल्फ, और पार्टी तितर बितर थी। हम कंटिन्यू यही से करेंगे हसन बेग साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम जो इस्तीफे भी आए गए हैं सिराजुल हक साहब की, जहांगीर खान तरीन की जानिब से जो मुस्ताफी हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। कल तक जहां नतीजे आ रहे थे, आज इस्तीफ़े आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जितनी हम फुटेजेस देख रहे हैं, क्लिप्स देख रहे हैं, धांधली के हवाले से एहतजाज देख रहे हैं, कुछ हलकों के बाहर रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर एहतजाज देख रहे हैं, वहीं हमने देखा कि इस्तीफ़े एक नई मिसाल जो है वो रकम कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब भी जो है उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया है। सिराजुल हक साहब ने भी जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं वो। और हाफिज़ नईमुर रहमान की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी खुलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका ये मैंडेट है और उनका हक है इस सीट पर, और उन्होंने खुले दिल से इस चीज़ को तस्लीम किया है। तो सवाल मेरा सबसे पहला नौशाद साहब आप ही के लिए, ये इलेक्शन कमीशन का जो कंप्लेंट सेल है, आपको लगता है कि ये अवाम को मुतमईन कर पाएगा? देखिए, दो तीन बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि हाफिज़ नईम साहब ने जो जिसे कह लीजिए कि एग्जाम्पल सेट की है, वो काबिल तकलीद है, उसे सबकी तरफ से तकलीद करनी चाहिए उसकी। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो आप इलेक्शन सेल की कंप्लेंट सेल की बात कर रहे हैं, कुछ 100 के करीब आज समात के दौरान मैंने सुना था कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 100 के करीब दरखास्तें उनको मौसूल हो चुकी हैं। अच्छा, अब मैं जब सोशल मीडिया की बात कहता हूँ ना, तो उसका मकसद पर्सपेक्टिव ये होता है कि वहाँ बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन होती है, जिससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। जिस तरह हमारे यहाँ आपको पता है नताइज के मामला, अब इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि जी उनको पहला नतीजा 2 बजे मौसूल हुआ। 2 बजे तक तो हम तकरीबन इलेक्शन जो है वो भुगता चुके थे, हम जिता भी चुके थे, हरवा भी चुके थे लोगों को, मीडिया भी और सोशल मीडिया भी। अब मसला ये है, सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने क्या रखा जाना चाहिए। अभी जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो उन्होंने सारा जो मुद्दा है ना वो डाल दिया है मोबाइल सर्विस की बंदिश पे। अच्छा, अब उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जनाबे वाला, आप कहते थे कि मोबाइल सर्विस बंद भी हो जाएगी तो आरओज जो है वो ये नताइज हमें फॉर्म 45 भेज सकेंगे, तो वो क्यों नहीं भेजे उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटरनेट तो चल रहा था, ब्रॉडबैंड, ये खुद दावा कर रहे थे ना, वजीर दाखिला साहब ने भी कहा कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड चल रहा था। तो ये जो जितने आरओ के दफ्तर हैं, ये इन दफातर के अंदर लैंडलाइंस भी मौजूद थे और वहां पर कम्युनिकेशन भी हो सकती थी, वहां पे इंटरनेट भी मौजूद था। तो फिर फॉर्म 45 क्यों नहीं जा रहा था? डेटा फीड करना या ना करना एक अलग डिबेट है, लेकिन जो आरओ ऑफिस में फॉर्म 45 का रपड़, ये सबसे पहला मामला खराब हुआ ही वहां से है। जाली फॉर्म 45 की ऑडियोज आपके सामने आ चुकी हैं कि जी जाली फॉर्म बनाए गए हैं, फॉर्म 45। आज ये रिहाना डार साहिबा की, मैं जो साहबजादे हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं रिपोर्टर्स को कि जी जो फॉर्म हमने आपको दिए हैं, यानी कैंडिडेट के दफ्तर से आपको मिले हैं, उनके हम जिम्मेदार, आपको सुबकी नहीं होगी। उन रिपोर्टर से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप कैंडिडेट के दफ्तर से फॉर्म 45 क्यों ले रहे हैं? आपका काम है कि आप जो वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने फॉर्म 45 डिस्प्ले करना है, वहां से आपने फॉर्म 45 लेना, कैंडिडेट से थोड़ी लेना है। अब नतीजा ये हुआ है कि फॉर्म 45 जाली मार्केट में थे, 47 जो है वो भी सोशल मीडिया पर चल रहे थे, बाज ऐसे भी थे जिन पे जो विदाउट सिग्नेचर थे, जो हमाद रजा साहब ने शेयर कर दिए। अब ये जो है ना, ये क्योस जो है ना, ये प्रॉब्लम का बाइस बनता है। जो क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन से, वो किए जाने चाहिए कि भाई आपको 2 बजे अगर पहला इलेक्शन का फैसला आपको आया है आपके उसके मुताबिक, तो ये जो बाकी जगहों पे ये सारे के सारे जो चल रहे थे नताइज, ये कौन दे रहा था? और अगर बंद हो गया था तो जब आप ये मीडिया किसके हाथों कंट्रोल था भाई, ये अब ये तो इसके लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, तहकीकात हो भी रही हैं, ये मामलात कुछ ना कुछ जरूर हुए हैं जिस पर ये शोर होगा भी है। अभी देखिए मसला क्या है, सवाल ये है कि हमें इलेक्शन कमीशन ये बता रहा था कि मोबाइल सर्विस नहीं होगी, तब भी हम अपनी वर्किंग जारी रखेंगे, हमारे पास सैटेलाइट फैसिलिटी मौजूद है, हम अदरवाइज उनके पास लैंडलाइन है। फिर इंटरनेट जब चल रहा है, व्हाट्सएप ने या तस्वीर भेजने के लिए या कोई काम करने के लिए आपको व्हाट्सएप रिक्वायर्ड था, मोबाइल सर्विस रिक्वायर्ड नहीं थी। तो आपके वहां आरओ के दफ्तरों के अंदर ये ब्रॉडबैंड की सहूलतें मौजूद होनी चाहिए थी। आपको पता था कि आप मोबाइल सर्विस बंद करने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले क्या आपने ये चेक किया कि आपके तमाम आरओ ऑफिस जो हैं जिन्होंने फॉर्म 47 इशू करना है या 45 वहां पहुंचाना है, वहां पर इंटरनेट सर्विस है कि नहीं है? सो ये वो एनॉमलीज हैं जिन पे बात की जानी। बाकी रही बात, देखिए मैं आपको बताऊं 2018 के अंदर कोई तकरीबन 30 हल्के थे जिनके अंदर ये बात की गई, जो मुस्तरद वोटों से तादाद ज्यादा है, जो विनिंग जो वोट्स हैं उससे ज्यादा मुस्तरद हुए हैं। इस बार 24 की गई, जो 2018 की निस्बत थोड़े से कम है। लेकिन जो अदरवाइज बात करें, जो फैक्ट्स के ऊपर बात करें, तो वो उन फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, उसमें से हम बात की फैक्ट्स तो ये भी थे कि बानो कुरैशी के 16,000 वोट ही रिजेक्ट कर दिए गए थे। मैं आपको बता रहा हूं ना, यही तो कह रही हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है तारीख में, ये पहली बार
वकास साहब फर्ज से कीजिए सवाल कि पूछ लेती हूँ। किसी ने गलत किए हैं तो आप ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे ना, आप इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देंगे। ये जो अभी आपको उन्होंने आपको बताया लगता है है कि वकास साहब ने, इलेक्शन कमीशन से उनको इंसाफ मिल पाएगा या इलेक्शन कमीशन उनको सेटिस्फाई कर पाएगा? वकास, आपको लगता है सूरत हाल? क्योंकि हमने कितने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की आप बीती भी सुनी है सोशल मीडिया पर। अब देखिए सूरत हाल दो तो आपके चीजें हैं, सामने एक है, तो हमारे सामने नुशाद भाई ने जिस तरह बात फुटेज की वीडियोस बिल्कुल खुलकर उन्होंने सामने आ दुरुस्त चुकी है। बात की। देखिए नुशाद साहब की बात से मैं 100% एग्री करूंगा, लेकिन दो चार चीजें आपको गोशगुजार करूंगा। एक ये कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था मुकम्मल तौर पे इनकारी नजर आए। जब कैंडिडेट्स उनके पास गए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें भी ये चीजें बताई कि जब हम उनके पास गए जो कि यहाँ पे पीपी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो वो मुकम्मल तौर पे इनकारी नजर आए कि हमने आपको फॉर्म 45 देना ही नहीं। लिहाजा ये बहुत बड़ी एम्बिग्युइटी थी, एक बड़ा जॉगरन गैबरिश्ता माहौल कायम कर दिया गया। हालांकि ये हर कैंडिडेट का एक लीगल राइट है कि उस यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो भी नतीजा किया जाता है फॉर्म 45 के अंदर, वोटों की तादाद, फिर मुस्तरद वोटों की तादाद, हासिल करदा वोटों की तादाद, वो तमाम चीजें उनके हैंड ओवर करे। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें नहीं की गई। हमारे मुल्क में पूछ गिछ की तो कोई रीत ही नहीं है, एहतसाब की तो कोई रीत ही नहीं है कि अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मजाद, एक अथॉरिटी रखने वाले इदारे के होने के नाते इन लोगों के खिलाफ कोई किसी किस्म की तदबीरी कार्रवाई कर। बिल्कुल वेरी करी जाएगी। अनफॉर्चुनेट के इस तरह की नहीं चीजें की जाती, जिसकी वजह से शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी जो लोगों का इत्तेमाद है, इत्तेकाद है, वो नहीं। और हम हमेशा यही सुनते हैं आवाम से जुबान ज़द आम के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 2018 के इलेक्शन में इसने फैसिलिटेट किया एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसका नाम तहरीक इंसाफ था, उन्होंने हुकूमत बनाई। और इस वक्त जो अवाम के अंदर एक नैरेटिव पर्सपेक्टिव नजर आ रहा था वो ये कि ये सारी की सारी चीजें फैसिलिटेट करने जा रही है मुस्लिम नून को या पीपल्स पार्टी को। तो मुझे ये लगता है कि अवाम का जो आपने कहा ये कैंडिडेट्स का इनके ऊपर इत्तेमाद है, इत्तेकाद है। पहले तो जो फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली इंतखाबात का इनकाद करने का एक मैंडेटरी इलेक्शन एक्ट कमीशन 2017 के एक्ट के मुताबिक, और एट द सेम टाइम आईने पाकिस्तान के जो आर्टिकल 218 के मुताबिक, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर पूरा उतरा। अब जब हम दूसरे फेज की तरफ जाते हैं, देखिए यूनियन काउंसिल की सतह पे जहां पे 4000 वोट कास्ट हुए, 6000 वोट कास्ट हुए, 10,000 वोट कास्ट हुए, उस रिजल्ट को कंपाइल करने में इतनी ज्यादा ताहीर क्यों की गई? क्यों इतने लंबे अरसे के लिए वो रिजल्ट रोक लिया गया कि 2 दिन के बाद, 36 घंटों के बाद या 24 घंटों के बाद उस स्पेसिफिक लोकेलिटी के अंदर ये यूनियन काउंसिल का जो फॉर्म 45 का इजरा किया जा रहा है? मेरे ख्याल में तो हम बार के इलेक्शंस भी देखते हैं, दीगर इलेक्शंस भी देखते हैं, यूनियन काउंसिल की सतह पे 5, 6, 7, 8, 10 घंटों के अंदर हर सूरत में नतीजा हासिल करके कैंडिडेट्स के हाथ में थमाना चाहिए था। जैसे ही रिजल्ट रुके हैं, इसके अंदर सारे के सारी एम्बिग्युइटी जो थी वो उसने जन्म दिया। मैं ये समझता हूं कि अगर 10 बजे या 11 बजे तक के नतीजे को हम सामने रखें, उसके बाद जब रिजल्ट रुका तो जो कैंडिडेट्स 11 बजे तक या 12 बजे तक जीत रहे थे, वो रिजल्ट जो है रोकने के बाद ऑल टुगेदर डिफरेंट जो थे रिजल्ट हमारे सामने आए। तो मैं ये समझता हूं कि रिजल्ट रुकना नहीं चाहिए था। नुशाद साहब ने बिल्कुल बुनियादी बात की कि जब आपने एक चीज को जो इंट्रोड्यूस करवाया कि इंटरनेट के बगैर ये चल सकती है, आरओ यहाँ पे रिजल्ट भेज सकते हैं, तो ये इनकी जो कोताही है, जो इनकी नेग्लिजेंस है, जो कबाहत जो इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं, जो खबरें हम तक आ रही हैं, जब तक नून लीग जीत नहीं जाती ये जो नताइज हैं वो ताखीर का शिकार ही रहेंगे। जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के कुछ देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी अल्फाज में आपको बता दूं कि इंतखाबात के जो नताइज हैं उसमें ताखीर का ये मतलब नहीं है कि धांधली हो रही है, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए वहां पर सहाफियों को, तो फिर क्या मतलब है? निगरान वज़ीर आज़म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुझे तो बिल्कुल उस तरह नजर आई। इन्होंने कहा कि ये बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। जिस तरह देखें हम देखते हैं कि रूते हलाल कमेटी के चेयरमैन जिस तरह चांद देखते हैं, उनको दूरबीन के साथ भी चांद नजर नहीं आता, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, और लोगों को नजर आ जाता है, उनकी शहादतें वो वसूल करते। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को नजर आ गया, लेकिन जो हमारे वजीर आजम थे शायद निगरान सेटअप जिसका काम पीली फेली जस्टली इम्पार्शली इंतखाबात को सुपरवाइज करना था और तमाम कैंडिडेट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना था, अनफॉर्चुनेटली शायद ये चीजें नजर नहीं आई। और ये भी बड़ी बदकिस्मती रही कि मोहसिन नकवी साहब के बाद में ये सारी चीजें वहां पे डिसाइड की जा रही हैं कि यहाँ पे मेल मुलाकातें की जाएं। चले मोहसिन नकवी साहब की अगर आपने बात कर ही ली है तो 9 मई की बात भी वो कर रहे हैं, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात जहांगीर तरीन के हवाले से, हसन बेग साहब, जहांगीर तरीन खान जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया, बड़े फंड्स खर्च किए हैं इस इलेक्शन पर, ये मामूली इलेक्शन नहीं थे। आईपीपी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, मंशूर उनकी जानिब से जो आया था वो ऑल्दो के रियलिस्टिक हम लोगों को नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद मलिक आमिर
डोगर, किस तरीके से भारी लीड के साथ जो है उन्होंने हराया है जहांगीर तरीन खान को, तो आप उनके इस एक्शन को, रिएक्शन को किस तरह समझते हैं? जिस तरह से उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया, उन्होंने कहा है कि मैं आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को हाजिर रखूंगा, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड जेस्चर? मेरा ख्याल है कि उसमें देखिए, मेरा ख्याल है कि उनके अच्छे होने की ये निशानी है कि वो उन्होंने एक शिकस्त तस्लीम की है और वो समझते हैं कि बुनियादी तौर पे मैं अगर शिकस्त खा गया हूँ, लोगों ने, इसका मतलब है कि हमारी पार्टी को, हमारी जो स्ट्रगल थी या जिस काज के लिए हम अलहदा हुए थे, उसको, इसका मतलब है लोगों ने तस्लीम नहीं किया। मैं ये समझता हूँ जहांगीर खान तरीन का जो फैसला है वो IPP के लिए तो पता नहीं क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, लेकिन उसके अच्छे होने की ज़रूर दलील है। उन्होंने कभी भी आउट ऑफ वे जाके बहुत ज़्यादा ना किसी पे तनकीद की है और वो वाकई खिदमत का जज्बा रखते हैं। वो सिद्दीक बलोच चाहे वो जीत गए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हकीकत बात यह है, या आमिर डोगर साहब जीत गए, क्योंकि उनका असल जो हल्का है वो सिद्दीक बलोच वाला था, जहां पे उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत ही खिदमात सरंजाम दी है और ये उनके अच्छे होने की दलील है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जैसे सिराजुल हक ने भी रिजाइन कर दिया और वो भी जाहिर है अपने आप को समझते हैं रिस्पॉन्सिबल कि एज ए लीडर ऑफ जमात इस्लामी मैं ये काम जो मुझे करना चाहिए था या जिस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए थे मैं नहीं दे सका। मैं ये समझता हूं कि इस बात पे हमें असूलन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि इसको किसी और खाते में ले। मैं ये समझता हूं। नंबर 2 ये है कि ये जो इलेक्शन से मैं पहले भी बात कर रहा था, बुनियादी तौर पे क्या हुआ है कि जो आज़ाद अरकान हैं वो अब चूंकि आज़ाद है सो कार्ड, तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं और आने वाले दिनों में ये मुआवजा जो है मुल्क में होते रहते हैं मुआवजे, और अभी भी मुआवजा आपको दिखाई देगा कि अभी भी यानी वो लोग जो है ना कहीं वो शामिल होते रहेंगे। जैसे वसीम वहां से लाहौर से चला गया है, तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। एक बात अच्छी भी है कि यानी एक पार्टी, चाहे वो आज़ाद अरकान थे, वो इतनी बड़ी अक्सरियत में जीत के आए। इसका मतलब है कि लोगों का ईमान जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे है, यानी पार्टीज पे ईमान ज्यादा हो रहा है। लोगों को आज़ाद कर दिया गया लेकिन फिर भी वो डटे रहे, किसी जगह पे खड़े रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये पार्टियां जो है वो बुनियादी तौर पे क्या आ रही हैं। मैं ये समझता हूं कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं इस सेंस में कि ये अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ बैठेंगे और बैठ रहे हैं, चाहे उसमें वजीर आजम जो है मियां नवाज शरीफ साहब आए या शहबाज शरीफ साहब आए और प्रेसिडेंट जरदारी हूं या कोई XYZ और हो। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कंसेंसस होगा। और हम ये जो समझते रहते हैं कि ये दरमियान में कोई बड़ी रिफ्ट आ गई है, मैं नहीं समझता कोई रिफ्ट आई है। हाँ, बार्गेनिंग पोजीशन पीपल्स पार्टी की बेहतर हुई है, वो डेफिनेटली उसका फायदा भी उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स के मैदान में जरदारी साहब के मुतालिक ये समझा जाता है कि वो उस्ताद है। और उस उस्ताद ने एक और बात भी कही थी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कि जेल जो है वो एक यूनिवर्सिटी है और खान साहब भी वहां से सीख के आएंगे। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि खान साहब हूं, जरदारी साहब हूं, मियां साहब हूं, छोटे मियां साहब हूं, तो ये कहीं ना कहीं किसी एक पेज पे आएंगे जहां पे ये सोचेंगे कि हमें मिलके बैठना है, हमें इस मुल्क की मईशत को संभालना है और अल्टीमेटली किसी ना किसी पॉइंट पे इनका कंसेंसस होने वाला है। मैं ये समझता हूं आने वाले दिनों में खान साहब एक टेबल पर भी होंगे आपके मुताबिक। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हासन साहब के मुताबिक एक टाइम आएगा कि इमरान खान साहब एक पेज पर आएंगे और इनसे मुज़ाकरात जरूर करेंगे। जिनको वो आज चोर कहते हैं, कल को जरूर इनके साथ वो डील भी करेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज़ इंतहाई अफसोस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदनान चौधरी एक MP रह चुके हैं, कातिलाना हमले में जाबहक हो चुके हैं। NA 57 और PP 19 से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। एक बार फिर से मैं रिपीट करती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदनान चौधरी साबिक MP हैं जो कि कातिलाना हमले में जाबहक हो चुके हैं। नौशाद साहब क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की खबर है, बड़ी ये तो मामलात जो है वो मुनासिब नहीं है। आपको पता है मैं बार बार ये बात, और मैं कल सोशल मीडिया पे बाज़ ऐसे ट्वीट्स भी देख रहा था जिसमें कुछ लोग ज़रा जज्बाती हो जाते हैं
जज्बाती होके तो वो जब ये इनका मामला आया है वसीम कादर साहब वाला, तो उसके बाद कुछ थ्रेट्स कर रहे थे। अच्छा, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी हुई वसीम कादर साहब का। वो उसके बाद आया कि जी लोग उनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए और प्रोटेस्ट करें और ये करें। वो मीडिया ने जब वहाँ पे अपनी कवरेज के लिए पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो को पुरानी फुटेजेस जोड़ के और इधर उधर करके तो वो फैलाया गया, और फैलाने के बाद जो है वो लोगों में अनरेस्ट पैदा हुई। कुछ थ्रेट्स भी मैं इस तरह के, ये मेरे सामने ही ट्वीट खुला हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इसी तरह की बात थी कि 1-2 गद्दार कत्ल करना पड़ेगा ताकि बाकी गद्दारी का सोचने का वो इबरत हासिल कर ले, ये कर ले, वो कर। ये जो जज्बात है ना, ये असल में यही एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ सियासत को सियासत की तरह ही ये खेल ऐसा है कि इसको इसी तरह से खेला जाना चाहिए। इसके अंदर जो है ना, ये जो इस हद तक जज्बात में आना और इस हद तक बढ़ावा देना उसको कि आप लोगों के घरों पर हमले करें या एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इससे हमें पीछे हटना पड़ेगा। इस सियासी इंतहा पसंदी की हमारे मुआशरे में मजीद अब कोई गुंजाइश नहीं है। हमने पोलराइज सोसाइटी देखा है कि ये अब गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर वो इस हद तक बढ़ती चली जा रही है। अवाम के मसाइल इतने बड़े हैं कि शायद हम उनका शुमार करना शुरू करें, गिनना शुरू करें तो खत्म ना हो असल सके। तवज्जो मसाइल की तरफ हल की तरफ देनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बैठ जाएं। उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे फैसल शकील साहब से सवाल करने दीजिए। फैसल साहब, जहांगीर तरीन साहब का और सिराजुल हक साहब का जो मुस्ताफ़ी होना है, उनका सियासत से खैरबाद कहना है, आपको लगता है कि उनके इस्तीफ़ों ने स्टैंप लगा दी है इस बात पर कि वाकई 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में धांधली हुई है और शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे शिकस्त तस्लीम करने वाले? आप इसको इस तरह भी देख सकती हैं और आप इसको इस तरह भी देख सकती हैं कि ये एक मिसाल उन्होंने पैदा की है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में जो इस तरह से नहीं होता था, उन्होंने तस्लीम किया है कि उनकी शिकस्त हो गई है और वो अपनी मुहिम सही तरह नहीं चला सके और इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, मिसाल है। और आपको बताऊं कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो है वो अपनी यहाँ पर भी सीट छोड़ी है। इसके अलावा आज GDA ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पीर साहब पगाड़ा ने कहा है कि उन्हें जो 2 सीटें दी गई हैं वो उन्हें कबूल नहीं करते। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, उन्होंने मना किया तो फिर उनके ऊपर काटी लगा दी गई और उन्हें जो है वो नहीं जीतने दिया इलेक्शन। तो उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी ये दोनों जो सीटें दी है हम इन्हें वापस करते, हम इन्हें नहीं कबूल करेंगे। तो ये सूरत हाल हो रही है और ये सूरत हाल का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत है। लेकिन इससे कोई सबक भी सीखेगा उनकी जिम्मेदारी। फैसल साहब, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद आने वाले टाइम में इस्तीफे भी आ सके, या हो सकता है कि इस्तीफे तैयार किए जा रहे हैं? होगा और ऐसा ही लगता है कि एहतजाज भी होगा। और ये एक और तशवीशनाक बात बताऊं आपको कि एहतजाज के अलावा एक थ्रेड भी आई है आज और उसमें यह आया है कि कराची प्रेस क्लब या सिंध असेंबली या इलेक्शन कमीशन का ऑफिस या इधर जो है वो 4 खुदकुश हमला आवर हैं जो कि किसी वक्त भी खुदकुश हमला कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी इंतजाम कीजिए जाए। तो एक तरफ तो मुल्क की सूरत हाल ये है कि दहशतगर्द जो है वो ढूंढ रहे हैं टारगेट, और यहाँ पर सूरत हाल ये हो रही है कि किसी तरह जो है वो पॉलिटिकल सूरत हाल ये दहशतगर्दी इलेक्शन के बाद ही होगी। वकास, मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आना और ये हाई अलर्ट दहशतगर्दी ये इलेक्शन के बाद ही आपको कहीं ना कहीं से कुछ टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट, ये पहले भी होती रही है या रूमर्स या क्या, आपको क्या लगता है इससे? देखिए जी, ये पहले भी होती रही है बिल्कुल। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर देखते हैं जिससे मेरे ख्याल में हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो 2-3 चीज़ें जो निशात साहब ने आपके गोशगुजार की, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि हमने सियासत के अंदर शायद इतनी नफरत की लकीरें खींच दी हैं। और जब आइन एक शख्स को इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर इजाज़त देता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो हम किसी की गद्दारी, किसी की वफादारी, किसी की लॉयल्टी, तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी चीज़ें जो आइनी और एक कानूनी तौर पर चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं, अदालतें यहाँ पर हैं। आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है और आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपनी मर्जी की पंचायत लगाएं, अपनी मर्जी की अदालत लगाएं, अपनी मर्जी का मुद्दई लाएं, अपनी मर्जी का जज और अपनी मर्जी के फैसले सादर करें। मेरे ख्याल में जितना भी कानून यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या लीगल प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, उसी के अंदर रहते हुए ही हमने इसी जुडिशियल सिस्टम के अंदर से इंसाफ भी लेना है, इसी जुडिशियल सिस्टम और लीगल सिस्टम के तहत आगे भी बढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है कि हम अनारकी की तरफ। ठीक, मुझे हसन बेग साहब से सवाल पूछने दीजिए। हसन साहब, ये फॉर्म 47 के हवाले से इत्तलात जो मौसूल हो रही है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही ये फॉर्म गायब कर दिया गया है, कितनी सदाकत इसमें?
मेरा ख्याल है इसमें कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसको इलेक्शन कमीशन भी देख पता है, उसने कंप्लेंट सेल बना दिया। उसके अलावा मेरा ख्याल है अदालतें भी देखेंगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से कोर्ट में गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने वो रिज़ल्ट की भी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली कोई मैनेजमेंट तो हुई है। वो जिसको कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो काम कर रहा था उसने कोई ना कोई तो मतलब अपना चीज़ें दिखाई हैं। अब लेकिन ये हम इस तरीके से आउटराइटली या बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे सकते कि अभी कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी। लेकिन डेफिनेटली जो आप फील कर रही हैं, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो नौशाद साहब और वकास साहब और सारे फील कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई सदाकत होगी। लेकिन ये है कि वो सच्चाई उस वक्त आएगी जब कोई इंक्वायरी होगी, जब ये मामलात आगे चलेंगे। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं नौशाद साहब, कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, उनकी राय का एहतराम किया जाए, जो मैंडेट वो तस्लीम करते हैं उसकी बात की जाए। ये एहतजाज ख़त्म होना चाहिए, मज़ाकरात होने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी को हमें यकीनी बनाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इसके बगैर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो देखिए खुद आज निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम किसी एहतजाज को रोकेंगे तो ये फाशिज्म है। तो एहतजाज को रोका नहीं जा सकता। हाँ ये ज़रूर है कि एहतजाज करने वालों को एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए, उन्हें सेटिस्फाई भी तो करना जरूरी जो है ना? कंसर्न्ड असल में एक और भी प्रॉब्लम है, जो उसका प्लेटफॉर्म है। इंटरेस्टिंग बात भी कर दी है सना, उसने कहा कि इंडोनेशिया में 1 महीने तक जो है ना इलेक्शन का रिजल्ट आता रहता है। वो जस्टिफाई कर रहे थे भाई, उनको जो ऑर्डर्स हैं वो तो वही कहेंगे ना नौशाद साहब, हमें और आपको इससे क्या मसला है? असल में जो हमारे यहाँ जो ये हम लोगों को ना पता नहीं क्या जल्दबाजी है। आप यकीन कीजिए जिसने कोई काम नहीं करना होता ना, जिसने कोई काम नहीं जिंदगी में, जिसको पूरी तैयारी की है नौशाद साहब इलेक्शन के लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं अवाम के ओवरऑल मिजाज की बात कर रहा हूँ कि जिसको कोई काम नहीं होता ना घर जाके वो भी इशारे तोड़ता हुआ, मोटरसाइकिल वन वे दौड़ाता हुआ, वो सबसे पहले उसका ख्याल होता है कि मैं जाना घर पहुंच जाऊं, क्योंकि वही सबसे मसरूफ आदमी है। प्रॉब्लम ये है 243.6 मिलियन इलेक्शन की प्रैक्टिस से हमने क्या हासिल किया? देखें वो कह रहे हैं, अब ये आप इसको चैलेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए। जो 2018 का इंतखाब था वो 66 घंटे बाद 66 आवर्स के बाद उसका नतीजा आया। निगरान वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि जी इसका 36 आवर्स के बाद आया, तो हमने ये पहले से बेहतर किया है। बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर इस तरह के इलेक्शन और इतने बड़े बड़े बुर्ज, इस तरह के इस्तीफे आना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और पाकिस्तान की तारीख में हमें कम एग्जाम्पल्स मिलती हैं। वकास 243.6 मिलियन टोटल बजट इलेक्शन का पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन की प्रैक्टिस से हमने क्या हासिल किया? मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बेहतर प्रैक्टिस हम पाकिस्तान के अंदर देख सके। हम बारहा इसको अगर माजी के साथ कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि 93 इलेक्शंस में इस तरह हुआ, 93 में इस तरह हुआ, वो हम अभी, मेरा ख्याल है कि मॉडर्न डिवाइसेस के साथ हम इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करने के इक़दाम कर सकते हैं। अगर आपने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जी, और पाकिस्तान की आवाम का जो बुनियादी हक था मेरे ख्याल में उसको कुचल दिया गया, मसल दिया गया। तमाम बुनियादी हक तब तक इंश्योर नहीं किए जा सकते थे जब तक इसको इंटैक्ट ना रखते, इसकी इंश्योरेंस ना देते। और मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी तरीके से ये इम्पैक्ट हुआ है, डैमेज हुआ है, डिस्पर्ज हुआ है। अब कोई इसे माने या ना माने और कोई इसे चाहे फेयर कहे, ट्रांसपेरेंट कहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक, बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल शकील साहब, हसन बेग साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।